दोस्तों, हम सबके मन में ये ख्याल कभी ना कभी आता ही है कि आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। सिर्फ लंबे समय तक जीना या इसके अलावा भी कोई बड़ा मकसद है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ऑथर्स हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस जापान में ओकिनावा के एक टाउन ओगिमी गए, जिसे द विलेज ऑफ लॉन्जेविटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी अनुमानित जीवन काल दुनिया में सबसे ज्यादा है। इन लोगों से ऑथर्स ने जो बातें सीखी वो उन्होंने अपनी किताब इकिगाई में बताई है, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में है और एक इंटरनेशनल बेस्टसेलर बन चुकी है। मेरे पास इस बुक का हार्ड कवर एडिशन है, जिसका मैं गिव अवे कर रही हूँ। गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है ये मैं आगे बताऊंगी, तो ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, इकिगाई का जापानीज मतलब होता है द हैप्पीनेस ऑफ ऑलवेज बीइंग बिजी। वो एक ऐसा मकसद होता है जो आपके हर सुबह उठने का कारण बन जाए। हम इकिगाई को इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। जो काम आपको करना पसंद है और जिसे आप अच्छे से कर सके, वो बन जाता है आपका पैशन। जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं और उससे पैसे भी कमा सकते हैं, वो बन जाता है आपका प्रोफेशन। जो काम से पैसे कमा सकते हैं और जिसकी सोसाइटी को भी ज़रूरत है, वो बन जाता है आपका वोकेशन। और जो काम की सोसाइटी को ज़रूरत है और वो आपको करना पसंद है, वो बन जाता है आपका मिशन। तो जब हम एक ऐसा काम ढूंढ ले जो हमारे पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन, ये चारों ज़रूरतों को पूरा करे, तो वो बन जाता है हमारा इकिगाई। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, हाल ही में स्वर्गवासी हुई सिंगर लता मंगेशकर का। उन्हें गाना पसंद था, वो अच्छे से गा सकती थी, उन्हें गाने से पैसे मिलते थे और सोसाइटी को उनके गानों की ज़रूरत थी। तो सिंगिंग उनके लिए उनका इकिगाई था, इसलिए वो सिंगिंग को इतने ओल्ड एज तक बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर पाई। ऐसे ही दुनिया में कई लोग हैं जो अपने इकिगाई को जिंदगी भर करते रहना चाहते हैं। ऑथर्स इसका एग्जाम्पल देते हैं एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स और मशहूर जापानी फिल्म मेकर हायाओ मियाजाकी का। मियाजाकी को एनिमेशन बनाना इतना पसंद है कि उनके रिटायरमेंट के एक दिन बाद वो अपने स्टूडियो वापस आ गए और ड्राइंग करने लगे। उन्होंने अपने कलीग से कहा कि भले ही अब वो कोई नई फिल्म नहीं बनाएंगे, लेकिन वो अपने मरते दम तक ड्राइंग करते रहेंगे। इसी तरह आइंस्टाइन ने मरने से पहले जो आखिरी काम किया था, वो था एक साइंटिफिक थियरी लिखना। वो भी अपनी जिंदगी खत्म होने तक अपने इकिगाई पे काम करते रहे। लेकिन हम में से हर कोई सिंगर, फिल्म मेकर या साइंटिस्ट तो बन नहीं सकता, तो हम साधारण काम में अपना इकिगाई कैसे ढूंढें? इसके लिए ऑथर्स एग्जाम्पल देते हैं टोक्यो के एक रेलवे स्टेशन पे एलिवेटर ऑपरेटर का काम करने वाली एक महिला का। वो 2004 से ये काम कर रही है, लेकिन फिर भी वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है, अपने काम को एंजॉय करती है बिना बोर हुए। जब ऑथर्स ने ध्यान से उसके एक्शंस नोटिस किए, तो उन्होंने देखा कि वो सिर्फ कस्टमर्स के लिए एलिवेटर का बटन ही प्रेस नहीं करती, बल्कि उसने एक पूरा रूटीन बनाया है कस्टमर्स का स्वागत करने के लिए, अपने हैंड मूवमेंट्स और सैल्यूटेशंस के जरिए। इसे कहा जाता है माइक्रोफ्लो। जैसे स्टूडेंट्स जब अपने क्लास में बोर हो रहे होते हैं, तो अपनी नोटबुक में कुछ ड्रॉ करना चालू कर देते हैं अपने माइंड को एंटरटेन रखने के लिए। उसी तरह ज़रूरी होता है कि हम अपने रूटीन टास्क को माइक्रोफ्लो की मदद से मज़ेदार बनाएं, ताकि हम उन्हें खुशी खुशी करना चाहे और हमेशा एक्टिव रहे। हमेशा एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है एक हैप्पी, सैटिस्फाइड जिंदगी जीने के लिए। जापान में एक कहावत है कि ओनली स्टेइंग एक्टिव विल मेक यू वांट टू लिव 1000 years। इसीलिए ओगिमी में लोग कभी पूरी तरह से रिटायर नहीं होते। वो जिंदगी भर कुछ ना कुछ काम में अपने आप को बिजी रखते हैं। उनकी लंबी उम्र का अगला सीक्रेट है हरा हचिबू, यानी 80% रूल खाने के मामले में। पेट भर के खाने की बजाय यहाँ के लोग खाना तब बंद कर देते हैं जब उनका पेट 80% भर जाए। इससे उनकी बॉडी को लंबे डाइजेस्टिव प्रोसेसेस से नहीं गुजरना पड़ता, जो कि बॉडी को जल्दी एज करते हैं। ये रूल फॉलो करने के लिए जापान में खाना 5 अलग अलग प्लेट्स में परोसा जाता है। उनमें से 4 बहुत छोटी होती है और एक बड़ी, जिसमें मेन डिश सर्व की जाती है। जब हमारे सामने 5 प्लेट्स होती है, तब हमें साइकोलॉजिकली लगता है कि हम बहुत खा रहे हैं और हम पेट भरने से पहले ही खाना बंद कर देते हैं। इसलिए अधिकतर फॉरेनर्स जो जापान जाते हैं, उनका वजन कम हो जाता है और वो फिट हो जाते हैं। क्योंकि ओगिमी एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो क्लोज कम्युनिटी बनाए और एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए।
कम्युनिटी को सर्व करना भी कई लोगों के इकिगाई का हिस्सा बन जाता है। इसकी वजह से वहाँ के लोगों को हमेशा सिक्योरिटी और सपोर्ट की फीलिंग मिलती है और ये उनके लंबे समय तक जीने का एक कारण बन जाती है। फिर ऑथर्स हमें स्ट्रेस और उसका हमारी एज पर क्या असर पड़ता है इसके बारे में बताते हैं। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स 20 साल की उम्र से ही एज होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, क्यूरियोसिटी और हर दिन कुछ नया सीखते रहना इस प्रोसेस को स्लो करते हैं। कई लोग उनकी उम्र से ज़्यादा ओल्ड नजर आते हैं। प्रीमेच्योर एजिंग की रिसर्च से ये पता चला है कि स्ट्रेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रेस सेल्यूलर एजिंग प्रमोट करता है हमारे सेल स्ट्रक्चर्स, जिसे टेलोमीर्स कहते हैं, उन्हें वीक करके। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमारे लिए हार्मफुल है, वही थोड़ा स्ट्रेस हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग लो लेवल ऑफ स्ट्रेस मेंटेन रखते हैं और चैलेंजेस को फेस करके अपनी जी जान लगा देते हैं अपने काम में सक्सेस पाने के लिए, वो लोग ज़्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं उन लोगों के मुकाबले जो आरामदायक जिंदगी चुनते हैं और जल्दी रिटायर हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी डाइट, हम कितना एक्टिव रहते हैं और कितनी देर सोते हैं, इसका भी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे बहुत फर्क पड़ता है। ओकिनावा के लोग अपने खाने में रेनबो डाइट कंज्यूम करते हैं, यानी कि प्लेट में अलग अलग रंगों के फल और सब्जियां, जिससे उन्हें हर तरह का न्यूट्रिशन मिलता है बिना ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम किए। यहाँ के रेसिडेंट्स जिम तो नहीं जाते, लेकिन हमेशा चलते फिरते और एक्टिव रहते हैं। बहुत देर बैठने से ना सिर्फ हमारी मसल्स वीक होती है, बल्कि हमारी भूख भी बढ़ती है। 30 मिनट तक बैठे रहने से हमारा मेटाबॉलिज्म 90% स्लो हो जाता है। इसे वापस नॉर्मल करने के लिए 5 मिनट उठ के वॉक करना भी काफी होता है। स्लीप हमारे लिए कितनी जरूरी है, इसे बताने के लिए ऑथर्स हमें टॉप मॉडल्स का एक सीक्रेट बताते हैं कि वो फैशन शो के पहले 9 से 10 घंटे सोते हैं। इससे उनकी स्किन व्रिंकल फ्री और ग्लोइंग नजर आती है। साइंस के अनुसार नींद एक एंटी एजिंग हथियार की तरह है, क्योंकि सोते समय हम मेलेटोनिन जनरेट करते हैं। ये हार्मोन हमें ज्यादा साल जीने में मदद करता है। इसके बाद ऑथर्स हमें उन थेरेपीज के बारे में बताते हैं जो हमारा लाइफ पर्पस फाइंड करने में मदद करती है। इसमें से एक है लोगोथेरेपी, जो विक्टर फ्रैंकल ने फाउंड की थी। विक्टर फ्रैंकल एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे और जब वो कंसंट्रेशन कैंप्स में थे, तब उन्होंने ये बात लर्न की कि एक इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जा सकता है, सिवाय एक चीज के कि उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा किसी भी परिस्थिति में, वो क्या रास्ता चुनेगा। लोगोथेरेपी में पेशेंट्स की एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, उनसे कुछ कठिन सवाल पूछ के। एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस मॉडर्न सोसाइटीज में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि लोग वो करते हैं जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है या जो दूसरे कर रहे हैं। इससे वो अनसेटिस्फाइड और एम्प्टी फील करते हैं और अपनी इस फीलिंग को कम करने के लिए अपने आप को शराब या और भी किसी नशे में रखते हैं जब वो फ्री हो, खासकर संडे को, जब उन्हें ये एम्प्टीनेस का एहसास सबसे ज्यादा होता है। वही जो लोग अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं, वो संडे या और भी किसी छुट्टी के दिन उसी काम को करना चाहते हैं। फिर ऑथर्स मोरिटा थेरेपी के बारे में बताते हैं। इसे शोमा मोरिटा ने क्रिएट किया था जापान में। ये थेरेपी एक अच्छी ट्रीटमेंट है न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से डील करने के लिए। जहाँ ज्यादातर थेरेपीज फीलिंग्स पे फोकस करती है, ये सोच के साथ कि जैसे हम फील करते हैं उससे हमारे एक्शंस पे इफेक्ट होता है, लेकिन वही मोरिटा थेरेपी में ये माना जाता है कि फीलिंग्स जैसी है उसे हमें वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बदलती है हमारे एक्शंस लेने से। जैसे कि अगर आप उदास हो और खुद की कैपेबिलिटीज पे डाउट कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज या पढ़ाई करने का अपना गोल पूरा करते हो, तो आपका मूड चेंज हो जाता है और आपको अपने पे प्राउड फील होने लगता है। ज्यादा सोचने के ऊपर मोरिटा एक उदाहरण देते हैं कि अगर आप एक जानवर को रस्सी से एक खंबे से बांध दो, तो वो उसके चक्कर काटेगा अपने आप को आजाद करने के लिए, लेकिन ऐसा करने से वो उसमें और उलझ जाएगा। उसी तरह जब हम हमारे डर और चिंताओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो इसमें हम अपना समय बर्बाद करते हैं और अपने आप को और दुखी कर लेते हैं। मोरिटा कहते हैं कि हमें हमारी फीलिंग्स को मौसम की तरह समझना चाहिए, जिसे हम ना तो ठीक से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ना ही कंट्रोल, बस उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप जैसा भी फील करें, आपको वो करते रहना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि
हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शंस का चार्ज जरूर ले सकते हैं। अपना इकिगाई ढूंढने के लिए आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि कौन से ऐसे काम है जिन्हें करते वक्त आपको समय का पता ही नहीं चलता, यानी आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए आपको ऐसे काम चुनने होंगे जो आपके योग्यता के अनुकूल हो। अगर कोई काम आपके लिए बहुत ही आसान होगा तो आप उससे बोर हो जाएंगे, वहीं अगर कोई काम आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे और उसे पूरा नहीं करोगे। इसलिए काम ऐसे चुने जो आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन थोड़े चैलेंजिंग भी हो आपका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। जितना हो सके उतना मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 60% तक कम हो सकती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक स्क्रीन पे रेड और ब्लू रंग के एरोस लगातार दिखाकर। इस एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स को रेड एरोस काउंट करने थे। जो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में ज्यादातर मल्टीटास्किंग करते थे, उन्हें रेड एरोस काउंट करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उनका फोकस बार बार ब्लू एरोस की तरफ जा रहा था। इसलिए अपना फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक समय एक सिंगल टास्क पे ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इसके बाद ऑथर्स हमें रेसिलियंस और वाबी साबी का कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसे हम बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म की मदद से समझ सकते हैं। गौतम बुद्धा एक राजकुमार पैदा हुए थे, लेकिन अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे। इससे 29 की उम्र में उन्होंने अपना महल छोड़ दिया और एक तपस्वी की जिंदगी जीने चले गए। फिर उन्होंने ये रियलाइज किया कि एक तपस्वी की जिंदगी से उन्हें खुशी और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। इससे उन्हें ये समझ आया कि एक समझदार इंसान को जिंदगी के सुख को अनदेखा नहीं करना चाहिए। वो जिंदगी के सुखों का आनंद ले सकता है, लेकिन उसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कितना आसान होता है ये सुख आपकी जिंदगी से चले भी जाए। यही बात ज़ेनो ने सीखी जब उन्होंने सिनिक्स के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। सिनिक्स रास्ते पे रहते थे और अपने कपड़ों के अलावा और कुछ अपने पास नहीं रखते थे। ज़ीनो को सिनिसिज्म से वो संतुष्टि नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। तब उन्होंने इसकी पढ़ाई छोड़ स्टोइसिज्म की स्थापना की, जो कि ये बताता है कि जिंदगी का आनंद लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी हमेशा अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए। अपने मन को कंट्रोल में रखने के लिए स्टोइक्स नेगेटिव विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस करते हैं। इसमें वो ये इमेजिन करते हैं कि क्या होगा उनके साथ अगर उनके सारे सुख और विशेषाधिकार उनसे ले लिए जाए तो। नेगेटिव विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करने के लिए हमें हमारे साथ जो बुरे इवेंट्स हो सकते हैं उनके बारे में प्रिपेयर करना है, बिना उनके बारे में चिंता किए। वाबी साबी एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो हमें दुनिया के इम्परफेक्ट और इम्पर्मानेंट नेचर की खूबसूरती बताता है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जिन चीजों से हम प्यार करते हैं वो एक पेड़ के पत्तों जैसे है, एक हवा के झोंके से कभी भी गिर सकते हैं। ऐसी घटनाओं के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और एक एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट डेवलप करना चाहिए कि हमें जब नुकसान पहुंचे तब हम और स्ट्रॉन्ग बने। तो ये थी समरी इकिगाई इस किताब की। अगर आप इस बुक के गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम पे इस बुक के साथ एक फोटो अपलोड की है, उसमें जाकर कमेंट कीजिए और बताइए कि इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे हेल्पफुल लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।